नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक एंड यू गाइस वाचिंग माय वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में मैं बेल का जो कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में उसके बारे में बात करूंगा और मैं बात करूंगा कि इस जीएसटी काल में जो है बेल बेसिकली गवर्न कैसे होती है, बेल की दरख्वास्तें कैसे लगाई जाती हैं। देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, तो आप जब मेरे वीडियो ब्लॉग्स देखेंगे तो आप उसमें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा पाएंगे। अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकली कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं तो फिर आप कोई दूसरा ब्लॉग देख सकते हैं या फिर आप किताब से पढ़ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो कानून में लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन आपको करके बताऊंगा। एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अपीयरिंग इन थाउजेंड्स ऑफ बेल एप्लीकेशन, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। पहली बार आए हैं तो ये जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा। भविष्य में भी मैं ऐसे वीडियो ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ जो शायद आपके किसी काम के लायक हों। साथ ही साथ ये समझिए कि जब आप बेल के बारे में समझ रहे हैं तो बेल का जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि जब किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो गिरफ़्तार करने के बाद में उस व्यक्ति को जो है छोड़ दिया जाए जब तक उसको जो है सज़ा नहीं हो जाती है विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हिंदुस्तान में ये माना गया है कि 100 जो अपराधी हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि अंग्रेज़ों ने कई 100 सालों तक जो है राज किया, तो अगर आप बात करें तो बेल का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको मैग्ना कार्टा से लेके 2023 तक जीएसटी एरा के टाइम तक हम लोग इसको समझ सकते हैं। आइए समझते हैं जीएसटी एरा में ये जो बेल है वो किस हिसाब से मिलती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स भी हैं। तो जहाँ तक बेल के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो दो चीज़ों के बेसिस पे बेल जो है डिराइव होती है। एक होती है कि प्रोसीजरली और साथ साथ में सब्सटेंसिव जो कानून है उसमें उस ऑफेंस को जो किया है किसी अक्यूज पर्सन ने, उसमें किस तरह की सज़ा है और उसमें जो ये अपराध किया है ये किस श्रेणी का अपराध है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑन वेरियस ओकेजन्स ये कहा है कि जिन ऑफेंसेस में 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है उन ऑफेंसेस में बेल अक्यूज पर्सन को दे देनी चाहिए। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि प्रोसीजरली ये भी है कि जो ऑफेंसेस हैं टैक्सेशन, मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस में ये सिद्धांत काम नहीं करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब कोर्ट्स जो है बेल दे रहे होते हैं तो कोर्ट्स को इस जीएसटी के काल में बेल देते वक्त जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जब बेल दिया किसी को तो उसने ये ऑफेंस किया है, उसके क्या चांसेस हैं। दो उनको मिनी ट्रायल कोर्ट्स को करने की आवश्यकता नहीं है बेल की स्टेज पर फिर भी वो इसका ध्यान देते हैं। दूसरा, ये जो ऑफेंस है उसमें अगर इस अक्यूज पर्सन को बेल दे दिया है तो क्या ये वो अपराध दोबारा से कर सकता है। तीसरा, जब इस अक्यूज पर्सन को जिसको बेल देने के बारे में बात हो रही है अगर उसको बेल पे छोड़ा जाता है तो क्या वो ट्रायल के लिए वापस आएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो ये सब सारी चीज़ें होती। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं सर ये फला आदमी को बेल मिल गया, क्या हमें इस पे बेल नहीं मिलेगा, हमारा सिमिलर ऑफेंस है। देखिए, बेल के मामले में मैंने पिछले कई सारे ब्लॉग्स में कहा है कि कोई ऐसा स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, ये कोई ऐसा स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है बेल के मामले में या बिल के मार्फत कि इसको ऐसे मिल गई तो हमें भी मिल जानी चाहिए। हाँ, अमूमन अगर एक जैसे ऑफेंसेस हैं, एक जैसे सेक्शंस लगे हैं तो बेल मिलने के चांसेस रहते हैं कि आप उस जजमेंट को कोट करके कोर्ट के सामने आप बेल ले सकते हैं। बेल का प्रोसेस अमूमन ये रहता है कि जब आप बेल की दरख्वास्त लगाते हैं, चाहे वो सेक्शन 437 में मैजिस्ट्रेट के सामने हो, 438 में सेशंस के सामने एंटिसिपेटरी बेल हो या फिर रेगुलर बेल हो सेशंस कोर्ट के सामने, सेक्शन 439 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, इन सारी सिचुएशंस में जो बेल है
उसमें आपको जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसको इनफ टाइम देना है कि वो अपना जवाब इस पर दाखिल कर पाएँ। प्रोसीजरली और व्यवहारिक तौर पर ये होता है कि अमूमन कुछ दिनों के बाद में, जैसे अगर आपने आज बेल लगाई है तो लेट्स से 2-3 दिन बाद वो आपकी बेल लिस्ट हो जाती है और उस पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या तो अपने रिटन सबमिशंस दे देते हैं या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन एजेंसी को जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा जाता है, वो अपना स्टेटस फाइल करते हैं। अब आपको क्योंकि आपकी दरख्वास्त में आपने अपना पक्ष रखा है एप्लीकेशन में और the other side, other agency or a IO or or the prosecution officer, they will come up with their rebuttal on that very application of yours. और उसके बाद में जब बेल की सुनवाई होती है तो जैसा मैंने आपको कहा कि अमूमन सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि 7 साल से कम के ऑफेंसेस में अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, अगर आप हिस्ट्री शीटर नहीं हैं तो आपको बेल मिल जानी चाहिए। मैंने एक और वीडियो बनाया था पहले जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, उसको दोबारा से रीआइट्रेट करता हूँ। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, देखिए कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलने का प्रावधान है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको कोर्ट से बेल सीख करना होगा, बेलेबल ऑफेंसेस में आप पुलिस स्टेशन से आप बेल ले सकते हैं। लेकिन व्यवहारिकता ये है कि जब आप देखेंगे तो जो स्टेशन हेड ऑफिसर या पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो मिक्सचर ऑफ बोथ करके जो है सेक्शंस को लगाते हैं जिसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस दोनों होते हैं। तो भाई आप बेलेबल ऑफेंसेस में तो बेल बनता है, लेकिन अगर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया एंड ऑल दीज सेक्शंस विल बी ट्रीटेड एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सो देयर इज़ नो स्ट्रेट जैकेट फार्मूला फॉर अ बेल। जो वकील साहब देख रहे हैं, जिनको शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की, समझिए बेल में हर एक मुकदमे में आपको उसके फैक्ट्स के बेसिस पे ट्रायल से बेल लेनी है। केस लॉज आप दे सकते हैं, लेकिन लेट्स से आप 2 केस लॉज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन विल रिलाई ऑन 5 विच विल बी अ सिचुएशन। अगर इन ऑल लाइकलीहुड अगर जज साहब को लग भी रहा है बेल देने के लिए तो थोड़ा आपके लिए दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाएगी। अपने मुकदमे को मेरिट्स पे डिस्कशन करें अंटिल अनलेस इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और आपको बेल मिलने के चांसेस इसमें रहेंगे। फिर मैंने कहा द vintage you become by dealing bail matters, you know how to handle those. So आपका जो experience है in a court as a pleader that will help you. अगर आप litigant हैं तो आप समझिए आपका conduct आपको bail दिलाएगा, which means what sort of a person you are otherwise beyond this matter. And within this matter, like I said, though judges do not see in totality how you have what's your involvement in that very case, but or like overall in any another case whatsoever to say, but they do see what can be the likelihood of you not succeeding in this very case while dismissing the bail application. तो ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है। जैसे मैंने कहा कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि इस मुकदमे में बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर मुकदमे के अपने अलग फैक्ट्स होते हैं। So if you have certain questions around that related to which you want an answer, you're most welcome to get in touch with me. You'll see my contact details throughout this video and my social media details. दोस्तों जिसको ज़रूरत हो इस ब्लॉग की उसको शेयर करें। आई अंडरस्टैंड मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो आम जनता के लिए नहीं है, उनके लिए हैं मेजॉरिटी में जिनको जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं। तो ये वीडियो ब्लॉग देखिए आप। जैसा मैंने कहा किताबों में ऑलरेडी लिखा है कि बेल किस तरीके से डिराइव है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इज़ totally different how Indian courts work. Obviously they do follow what's written there in the statute, but you know how things to work in practicality in terms of when it comes to how things are performed in the court. तो ये छोटा सा मेरा एक वीडियो ब्लॉग था दोस्तों। आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। न्यू लॉयर्स प्रोसीजर लॉज पढ़िए एंड कोई और सवाल हो तो मुझसे संपर्क साधिए, इसी कामना के साथ कि आप को जो है निश्चित जो आप चाह रहे हैं अपने मसले में, पर्सनल लिबर्टी के मसले में अगर आप अपीयर हो रहे हैं या आपकी पर्सनल लिबर्टी स्टेक पर है तो यू विल गेट द बेल। Thank you so very much for watching the video blog. Have a good one. Namaskar.